माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का आगे का पार्ट सी जो हम पढ़ने वाले थे। हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? पार्ट सी पढ़ रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अच्छा चलो अब आगे के सॉल्व करें। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत आप भी कर रहे होंगे, राइट स्टूडेंट्स? चलिए बच्चों आगे अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो स्टूडेंट्स रियलाइज़ कीजिए, हमने सेशन 19 के यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था, मैडम ने यहाँ तक करा दिया था आपको, जो कि पार्ट 7 था। आज हम कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्ट 8, ठीक है। उसका जो पहला क्वेश्चन अपने पास है वो कौन सा है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं करते। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बच्चों क्या होता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये होते हैं, ये SN2 रिएक्शन नहीं करते हैं। बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा SN2 रिएक्शन की, कि SN2 जो रिएक्शन होती है वो वहाँ होती है जहाँ पर भीड़ कम होती है। ये क्या कह दिया मैम? भीड़ कम होती है, बिल्कुल। ये जो कार्बन देखिए इसकी चारों तरफ कितनी भीड़ है, ये मैथिल ग्रुप रहा, ये मैथिल ग्रुप रहा, तीन तो मैथिल आ गए। अब बताओ पीछे से जो नाभिक इस नहीं आएगा, अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो कहाँ से तो एंटर करे इसके पास। अगर मान लीजिए ये नहीं होता, इसके पास क्या होता? केवल हाइड्रोजन होता। तो हाइड्रोजन तो कितना छोटा एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है। यहाँ कार्बन है और कार्बन से भी 3 H जुड़े हुए हैं, तो देखो कितना ज़्यादा बड़ा एटम हो गया ये। H और ये H हो गया ना। ये वाला देखो CH और ये H। तो ये जो एटम हमारे पास दिख रहा है ये कितना बड़ा एटम हो चुका है। तो हमेशा वहाँ होती है जहाँ भीड़ कम होती है। तो इसका आंसर एक लाइन का क्या होगा बच्चों? त्रिविम बाधा के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। त्रिविम बाधा ज़्यादा होती है इसलिए SN2 जो अभिक्रिया होती है वो यहाँ से नहीं होती है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ SN1 अभिक्रिया होती है। तो आप कहेंगे त्रिविम बाधा के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एडिपिक एसिड का IUPAC नाम बताइए। तो एडिपिक एसिड 6 कार्बन का होता है बच्चों, 1 2 3 4। ये हमने भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। और इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। कितने कार्बन है? 6। तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल, ठीक है, क्योंकि अम्ल के समूह कितने हैं? 2 हैं। तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल कौन से यौगिक कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी? तो आप देखिए इसके अंदर CCl3CHO में, बिल्कुल इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना आपके सामने, ये वाला ये गलत लिखा हुआ है, इसके लिखा होना चाहिए था CH3CO। OCH से लिखा हुआ है, ये CH3 है, तो ये कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे। CH3CHO ये भी नहीं करेगा, कीटोन भी नहीं करेगा। और ये HCHO लिखा होना चाहिए था, ये तीसरे पहला नंबर का, ये CHCO लिखा हुआ है, इसका मतलब है HCHO ये होना चाहिए था यहाँ पे, या फिर HCHO होता तो प्रदर्शित कर जाता, या ये यहाँ से C6H5CHO होता तो प्रदर्शित कर जाता। अब ये पता नहीं CHCO से क्या कहना चाह रहा है, या तो CH3CO होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल यहाँ से गलत लिखा हुआ है, तो आपको बता दें कौन से प्रदर्शित करेंगे बच्चों। तो ये पहला और ये दूसरा। इसका नाम बच्चों क्लोरल भी है, याद कर लीजिएगा। CCl3CHO का दूसरा नाम क्या है? क्लोरल है। आगे देखते हैं हम यहाँ से, निम्न संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या, मतलब कोऑर्डिनेशन आपको नंबर बताना है। तो Fe के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीलेटो, मतलब CO-। इसका मतलब इसके पास कितने उपसंयोजन संबंध बना सकता है? ये 2 बना सकता है। तो एक अगर 2 बना सकता है तो इसका आंसर हो गया A का 6। और B EN भी 2 बनाता है, द्वितंतुक लिगैंड है, तो इसका आंसर भी हो गया 6, ठीक है। एक EN 2 बना सकता है, 3 है तो 6। IUPAC नाम CO6C का, तो हम बता दें इसका हेक्सा कार्बोनिल। इसका बता रहे हैं बच्चों आपको नाम हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट। और ऑक्सीकरण अंक जो आप इसका लिख देंगे, ऑक्सीकरण अंक कितना होगा बच्चों? 0। इसका नाम क्या होगा B वाले का? वो देख लीजिए आप यहाँ से, इसका नाम होगा हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट, और ये 3rd। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, इसमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। तो इसका हम कैसे निकाल देंगे यहाँ से? देखिए स्टूडेंट्स, ये अपने पास लिखा हुआ है, इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? -1, ठीक है। अब इसका मतलब इस पर निकाल दीजिए, प्लेटिनम X, क्लोरीन कितने? 3, एक क्लोरीन का -1 + 0 बराबर -1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तो X बराबर कितने आ जाएगी? +2। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 22 का +2। उभयदंतुक लिगैंड का उदाहरण बताइए। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आपके एग्जाम में बिल्कुल आने लायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए 22वें का दूसरा आंसर है इसका Cn-, ऐसे एक दंतुक लिगैंड जिसके अंदर 2 दाता परमाणु हो लेकिन उपसहसंयोजक बंध किसी एक और से बने। तो इसमें आंसर ऐसे लिख सकते हैं M Cn की ओर से साइनो और N की ओर से आइसोसाइनो। Cr6- की चुंबकीय प्रकृति बताइए बच्चों, अनुचुंबकीय होगा क्योंकि यहाँ एकमित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, हमने पूरी वीडियो बना रखी है इसकी, 9वें चैप्टर में पढ़ाया था जब। Cn4 बच्चों इसका होता है DsP2 और DsP2 में जो संकुल की आकृति होती है बच्चों वो होती है अपने पास वर्ग समतलीय। तो निकिल 1 2 3 4 और ये Cn और इस तरह से हो जाएगा और ये हो जाएगा उसके ऊपर -2। कीलेट प्रभाव क्या है यहाँ से, ये भी चैप्टर 9 का क्वेश्चन है आपका कीलेट प्रभाव का, इसको देख लेते हैं हम यहाँ से। कीलेट प्रभाव क्या है बच्चों, तो कीलेट का मतलब होता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CuEn का होल ट्वाइस +2, मतलब ऐसा लिगैंड, ऐसे एक द्विदंतुक लिगैंड जिसके अंदर जब वो लिगैंड अपना मेटल से इलेक्ट्रॉन बनाता है, मेटल से जब बॉन्ड बनाता है तो वहाँ पर एक वलय का निर्माण होता है जिसके कारण मेटल जो होता है वो बीचों बीच आ जाता है। अब जैसे ये कॉपर है अपना, तो कॉपर बीचों बीच है, En होता है एथिलीन डाई एमीन, तो NH2 CONH2, ये NH2 और ये CH2, ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से NH2 CH2 और ये NH2 इस तरह से हो जाएगा। इसके ऊपर पूरे पर चार्ज कितना आ गया बच्चों +2, क्योंकि आप देखिए इसमें अंदर पूरा एक क्या बन चुका है, यहाँ पर एक वलय बन चुकी है। इस कॉपर से ये जो पांचों है एक पंचसदस्यीय वलय का निर्माण हो चुका है। ठीक है, Mn+2 आयन का चुंबकीय आघूर्ण बताइए, तो ये देख लेते हैं यहाँ से Mn+2 का। तो Mn का होता है बच्चों 25, तो ये हो गया 3d5 4s2, आगे आर्गन भी आ जाएगा यहाँ तक कि जब आप +2 लिखेंगे बच्चों तो यह आ जाएगा केवल 3d5। तो एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी बच्चों इसके अंदर, एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आएगी बच्चों इसके अंदर आएगी 5, दिख रही है आपको 1 2 3 4 और ये 5। तो आप कैसे निकालेंगे Nn+2, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5, 5 + 2, तो आंसर आ जाएगा √35। ठीक है, CuNH3 का होल 6 में कीनी धातु परमाणु की संकृत अवस्था बताइए, कितने हैं बच्चों इसके अंदर 6 हैं। और ये लिगैंड कैसा है, ये प्रबल लिगैंड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब प्रबल लिगैंड होता है तो D हम आगे ले लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा D2sp3। लिगैंड की प्रकृति उपसंयोजक यौगिक के स्थायित्व को किस प्रकार प्रभावित करती है। हम इसके अंदर बता दें, अगर लिगैंड प्रबल होता है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब स्थायित्व ज़्यादा होता है। लिगैंड दुर्बल होता है तो स्थायित्व कम होता है। दूसरी बात हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर लिगैंड अगर कीलेट बनाने वाला है, जैसे En लिगैंड है और अमोनिया लिगैंड है, तो En वाले लिगैंड से ज़्यादा प्रबल बंध बनेगा क्योंकि कीलेट बनाता है। तो लिगैंड की प्रकृति में अगर कोई कीलेट बनाने वाला लिगैंड है तो वह यौगिक ज़्यादा स्थायित्व होगा बजाय किसी दूसरे के। होमोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं, जिसके अंदर एक ही प्रकार के उपसंयोजक बंध या एक ही प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, जैसे K4FeCn का होल 6। तो इसके अंदर ये जो Cn है इसमें बंध सारे 6 से बन रहे हैं, कार्बन की ओर से बन रहे हैं, एक ही प्रकार का लिगैंड है, तो इसे होमोलैप्टिक संकुल कहेंगे। चतुष्फलकीय CFT के अनुसार अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन में एक अंतर लिखिए। तो बच्चों अष्टफलकीय संकुल और चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन में एक अंतर यह होता है कि अष्टफलकीय संकुल जो होगा इसके अंदर T2G की एनर्जी कम होती है और Eg की एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि चतुष्फलकीय में क्या होता है T2G की एनर्जी ज़्यादा होती है और Eg की एनर्जी कम होती है। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताइए। तो प्रथम कोटि का बच्चा है सेकंड इनवर्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 27 नंबर का, इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए अच्छे से। यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर, तो कोटि 0 हो सकती है और अणुसंख्यता 0 नहीं हो सकती है। शून्य कोटि पढ़ते हैं ना हम, कोटि जो होती है यह आपकी प्रायोगिक होती है, अणुसंख्यता सैद्धांतिक होती है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर क्या है, अधिशोषण जो होगा बच्चों यहाँ से इसकी एंथैल्पी का मान निकलेगा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, जबकि इसका निकलेगा 1 सेकंड, वो तो भौतिक और उसका। अधिशोषण अवशोषण, अधिशोषण जो होता है बच्चों यह शुरुआत में यह समान गति से होता है, अधिशोषण समान गति से होता है, और अवशोषण जो होता है वो शुरू में तो तेज होता है, शुरू में तेज और बाद में धीरा हो जाता है। अधिशोषण केवल पृष्ठीय सतह पर होता है, जबकि ये यहाँ से क्या होता है, ये आंतरिक सतह में भी होता है। ठीक है, हार्डी-सुलज़ नियम क्या कहता है, हार्डी-सुलज़ नियम कहता है कि किसी कोलाइडी विलयन को यदि हमें स्कंदित करना है तो उसके स्कंदन क्षमता का मान धनायन
या ऋणायन की संयोजकता पर निर्भर करता है। धनायन ऋणायन की जितना अधिक आवेश होगा उसका स्कंदन उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे Sn+4 से ज़्यादा स्कंदन होगा, Al+3 से और कम होगा, कैल्शियम+2 से और कम होगा और सोडियम आयन से और कम होगा। ठीक है। निम्न अल्कोहल जल में विलय हैं जबकि एल्केन जल में अविलय हैं, क्यों? बच्चों अगर एल्केन की बात हो रही है, एल्केन लिखा हुआ है, एल्केन में बंध कैसा होता है? यहाँ से अध्रुवीय बंध होते हैं। कैसे होते हैं? अध्रुवीय बंध होते हैं। और प्रकृति भी कैसी होती है? सहसंयोजक होती है। जबकि अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये पानी में विलय हो जाता है, हाइड्रोजन बंध के कारण। अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की बढ़ती हुई अम्लता का क्रम लिखिए। तो बच्चों सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर क्या आंसर आएगा बच्चों यहाँ से? फिर आएंगे फिनॉल और सबसे लास्ट में कौन आएगा? अल्कोहल। ये आपको दिखा दिया हमने। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण कहता है यदि RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करा दी जाए या किसी क्षार से करा दी जाए, तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं बच्चों आंसर के लिए NaOR। तो NaX यहाँ से बाहर निकल जाता है और क्या बन जाएगा? ROR। ईथर का निर्माण हो जाता है। पिक्रिक अम्ल का निर्माण। तो पिक्रिक अम्ल क्या होता है? यहाँ से अगर फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करा दी जाए, किसे करा दें? सांद्र HNO3 से, तो हमारे पास क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये पिक्रिक अम्ल पर टिप्पणी हो गई और इसका पूरा नाम क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल नाम है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा अपना। देखिए यहाँ पर अपन ने 30 कौन सा क्वेश्चन कर लिया है? 30th क्वेश्चन कर लिया था हमने यहाँ पर, है ना बच्चों। तो अब आगे का अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पिक्रिक एसिड से कर लिया था सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या हो अपने पास। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास कि एमीन अमोनिया की तुलना में कम क्षारीय हैं, क्यों? बच्चों क्वेश्चन गलत है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एमीन जो होते हैं वो अमोनिया की तुलना में ज़्यादा क्षारीय होते हैं, मतलब एमीन की क्षारकता ज़्यादा होती है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं RNH2 इज़ मोर बेसिक देन अमोनिया, इसकी क्षारकता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन गलत है। यहाँ से आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ से ये जो R ग्रुप होता है बच्चों, मतलब ये वाला एल्किल ग्रुप होता है, तो ये +I प्रभाव रखता है। इस वजह से नाइट्रोजन पर क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है और ये आगे अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो आंसर जो होगा बच्चों यहाँ से होगा अमोनिया, एमीन की क्षारकता अमोनिया से ज़्यादा होती है क्योंकि नाइट्रोजन पर ये Lp बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, तो +I प्रभाव के कारण। ठीक है। और अगला देखिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। बच्चों इसको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, एज इट इज़ क्वेश्चन है, आपको बुक में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 13 में। कुछ भी ऐसा नहीं है क्योंकि रिएक्शन बहुत लंबी है बच्चों। चैप्टर नंबर 13 में गैब्रियल थैलेमाइड है, या आपको हमारे वीडियो से समझना हो तो हमने चैप्टर 13 एमीन वाला चैप्टर पूरा करा रखा है, वहाँ पर ये हमने गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन करा रखी है। इसी तरह से बच्चों हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन है, ये भी हमने करा रखी है, ये भी देख लीजिएगा आप। इसके अंदर से एक क्वेश्चन जो बनता है हाफमान मस्टर्ड ऑयल में, ये बता देते हैं कि इसके अंदर से सरसों की गंध वाला, मतलब मस्टर्ड ऑयल की जो होती है इसके अंदर खुशबू आती है सरसों के तेल की, तो बताइए वो अपना कंपाउंड कौन सा होता है? वो होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, ये वाला अपना रिएजेंट होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से अगला क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दिखा हुआ है अपने पास, है ना, बेंजीन रिंग पर लगाया हुआ है NH3। NH3 नहीं है बच्चे, ये आएगा NH2 क्योंकि यहाँ से ये पूरी नहीं होगी संयोजकता। NaNO2HCl 273 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन है। तो बताएं ये क्या बनेगा? तो मैं आपको सीधे बता दूं बच्चों, यहाँ से अपना बनेगा क्लोरोबेंजीन। एक्चुअली सॉरी बच्चों, यहाँ से हमने बी का लिख दिया रिएक्टेंट, ए का नहीं लिखा, सॉरी बच्चों, यहाँ से माफ़ कीजिएगा। NaNO2 + HCl से जब रिएक्शन होगी बच्चों तो यहाँ बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आगे ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है जिसमें Cu2Cl2 और HCl से रिएक्शन होगी, तो ये Cl और H मिलकर HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा। तो ये तो बना था अपना ए प्रोडक्ट, और बी क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से क्लोरोबेंजीन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 33वें का सेकंड, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है यहाँ से, तो यहाँ से तो आंसर है बेंजीन डाइएजोनियम और इसका आंसर है क्लोरोबेंजीन। CH3NH2 + KOH। तो ये क्या है बच्चों? हम आपको बता दें जो रिएक्शन लिखी हुई है नेक्स्ट, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन है। कार्बिल एमीन मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट यहाँ से लिखा हुआ है। CH3NH2 की रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, मतलब ए यहाँ से क्या है? क्लोरोफॉर्म है, + KOH, तो अरुचिकर पदार्थ बनता है, मतलब इसकी गंध सहन नहीं होती है। तो बच्चों होता है RNC आइसोसाइनाइड, + KCl बन रहा है और प्लस क्या बन रहा है बच्चों? H2O।
आगे है प्राथमिक एमीन का कथनांक तृतीयक एमीन से ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राथमिक एमीन में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। प्राथमिक एमीन में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला होता है RnH2, जबकि तृतीयक एमीन का फॉर्मूला होता है बच्चों R3N। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 1 डिग्री में ज़्यादा होती है, कथनांक 2 डिग्री का कम होता है, 3 डिग्री का सबसे कम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। देखिए अब अगला क्वेश्चन आ गया, एल्केन अमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है। ये देखिए क्वेश्चन ये रहा, एल्केन अमीन, एमीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, प्लस आई प्रभाव के कारण। मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले, RnH2 होता है, R का प्लस आई इफेक्ट होता है, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं बहुत सारे, इस वजह से आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अपन इसी को कहते हैं क्षारीयता का गुण, अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन के विभेदात्मक परीक्षण का नाम लिखिए। फटाफट से लिख लीजिए बच्चों, आंसर है इसका आइसोसाइनाइड परीक्षण, जो अपना 1 डिग्री अमीन तो देगा लेकिन 2 डिग्री अमीन नहीं देगा। C3H9N से बनने वाले स्थिति समावयवी के नाम बताइए। मतलब पोजीशन आइसोमर पूछ रहा है। C3 का मतलब हो गया ये वाला अपने पास, पोजीशन मतलब क्या हो गया कि यहाँ से NH2 की स्थिति कौन कौन सी होगी। तो बच्चों एक तो ये वाला बन जाएगा अपने पास, क्योंकि इसमें पोजीशन पहले वाली कौन सी है इसके अंदर, ये 2 पोजीशन है यहाँ से, प्रोपेन 1 एमीन, और ये आपके पास पहले पे लगा दो तो ये हो गया प्रोपेन 1 एमीन और ये हो गया प्रोपेन 2 एमीन। तो बच्चों 2 बनेंगे यहाँ से स्थिति समावयवी। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ से। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए मेटा निर्देशी होता है, इसे अनुनाद द्वारा समझाइए। चलिए हम आपको समझा देते हैं। अनुनादी संरचना हमने नाइट्रोबेंजीन की सिखाई हुई है, लेकिन हम यहाँ से आपको करेक्ट समझाते हैं कि ये मेटा निर्देशी क्यों होता है। बच्चों यहाँ से देखो ये होता है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब मेटा निर्देशी का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो आकर अटैक कहाँ करे, इसकी मेटा पोजीशन पर करे, और इसकी मेटा पोजीशन ये वाली गई ऑर्थो होगी, ये मेटा होगी और ये पैरा होगी यहाँ से, ठीक है। तो पहले इसकी अनुनादी संरचना देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, इसने खींच दिया। आगे इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा, देखिए स्थिति क्या बन गई, यहाँ से इस तरह से होगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, यहाँ से इस तरह से होगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ से जैसे ही आगे आप अनुनादी संरचना बनाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो फिर से देखिए नाइट्रोजन, ये माइनस, ये इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से। अब आप एक चीज़ यहाँ से बच्चों फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ से कि ये प्लस जो चार्ज है वो कौन सी पोजीशन पे आया, ऑर्थो पे, फिर कौन से पे आया, मेटा पे, और जब तीसरी स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों इस तरह से, तो ये आएगा अपना यहाँ से फिर से ऑर्थो पे, ठीक है। तो इसका मतलब पहले जो अपने पास यहाँ से जो प्लस आवेश आया वो कहाँ कहाँ पे आया, एक बार ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, और फिर वापस किस पे आया, ऑर्थो पे। अब आप खुद सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जा सकता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अपना, अब खुद बताइएगा, क्या ये यहाँ जा सकता है ऑर्थो पे, नहीं, क्योंकि इस पे प्लस आवेश है, उस पर भी क्या है प्लस, नहीं जाएगा ऑर्थो पे। क्या ये पैरा पे जाएगा, नहीं जाएगा। अच्छा इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन स्नेही को जाना हुआ तो वो कौन सी पोजीशन पर जाएगा, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ पर कोई भी नहीं आया है प्लस आवेश, ये मेटा पोजीशन है, यहाँ नहीं आया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, मेटा पोजीशन पर जा सकता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो पहले से क्या बैठा है, प्लस। जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो और पैरा पर जाएगा तो प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। तो बच्चों प्रतिकर्षण थोड़ी चाहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही को, वो फटाफट भाग के कहाँ जाएगा, अपनी मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो आप कह सकते हैं नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर प्लस आवेश आता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही इसकी मेटा पोजीशन पर जाता है। देखो ये हमने काफ़ी बार बताया, यूरिया का संरचना सूत्र बच्चों ये होता है NH2CONH2, और इसका रासायनिक IUPAC नाम है जो इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमिनो मैथिनामाइड, ठीक है। यूरिया का बायूरेट बच्चों हम बता दें, यूरिया को 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म कर दीजिए, क्या बन जाएगा, यूरिया का बायूरेट बन जाएगा। कैसे बनेगा, ये देखिए NH2CONH2, बाई है ना, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल चाहिए, NH2CONH2, क्या बच जाएगा, HNH2 निकल जाएगा बाहर, जो बच जाएगा वो देखो NH2CONH2, मतलब ये जो बना इसके पास क्या बना, ये बाई यूरेट बना, ठीक है। यदि
फिनॉल को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जो फिनॉल को अगर वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है ये गुलाबी रंग का, वो देखते हैं हम यहाँ से। ये बच्चों देखिए, ये अपना क्या है, फिनॉल है अपना, है ना। इसको ऑक्सीजन में खुला छोड़ दीजिए, यहाँ पर बन जाएगी स्ट्रक्चर ये वाली, इसका नाम है पैरा बेंजोक्विनोन। ये ऑक्सीजन है नीचे बच्चों, इसका नाम क्या है, पैरा बेंजोक्विनोन। तो ये वायु में खुला छोड़ने पे गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। अल्कोहल पानी में विलय है, आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। बच्चों आप हमसे वापस पूछते हैं कि मैडम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो हमने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया है, वहाँ आपको बता भी दिया है कि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी लिंक है। और जो रिसेंट वीडियो आपके सामने ये अपने पास है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक नया लिंक दे दिया गया है। इसमें मेरे एक स्टूडेंट ने हेल्प करी है कि मैम आप ये लिंक पोस्ट कर दीजिए, आपका जो ये काम है ये लिंक खुल जाएगा। पुराना वाला लिंक जल्दी से नहीं खुलता है, तो फिर बच्चों आप वो वाले लिंक को टैप करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बच्चे जो हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, और अगर बच्चों को टेलीग्राम नहीं मिलता है तो बच्चों प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में उनको हमारा लिंक प्रोवाइड कर दीजिए कि हम टेलीग्राम जुड़े हुए हैं, हमें टेलीग्राम लिंक पता है मैडम का। तो आप प्लीज़ उन बच्चों को आप भी सेंड कर दीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप देखते हैं कोई टेलीग्राम लिंक मांगता है, तो प्लीज़ बच्चों आप सेंड कर दीजिए जिनको पता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डाई एथिल ईथर नहीं बनाता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक दे रखा है, अर्धायुकाल पूछ रहा है आपसे, तो बच्चों फटाफट से फॉर्मूला लगा दीजिए ना अर्धायुकाल का, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। ये जो वैल्यू दे रखी है इसको के की जगह लिख दीजिए, के की जगह वैल्यू लिखेंगे तो 1.44 × 10⁻³ अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सांद्रता से वेग किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो सांद्रता घटती है तो वेग घटने लग जाता है, क्योंकि अपना वेग समीकरण कहता है R बराबर K और अभिकारक की सांद्रता, कि जितना ज़्यादा अभिकारक की सांद्रता होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। सांद्रता घटने पर अभिक्रिया का वेग घट जाता है, लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए, सरल घनीय जालक मतलब SCP की बात हो रही है, काय केंद्रीय मतलब BCC की बात हो रही है, तो संकुलन दक्षता है SCP की होती है बच्चों 52.4% और BCC की होती है बच्चों 68%। आगे कहता है ठोस में फ्रैंकल दोष पर टिप्पणी लिखिए। चलिए इसके पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है फ्रैंकल दोष के। सबसे पहली बात, यह है एक अंतराकाशी दोष है। कैसा दोष है, अंतराकाशी दोष है। दूसरा, इसके अंदर धनायन जो होते हैं वो हटकर अंतराकाश में आ जाते हैं, मतलब कोई भी आयन इसमें से बाहर नहीं निकलता है, अंतराकाश में आ जाता है, ठीक है। आप इसका चित्र भी बना दीजिएगा बच्चों। तीसरा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व में परिवर्तन नहीं होता। और क्या कहता है कि धनायन और ऋणायन में आकार में अंतर होता है, वहाँ ये दोष दिखाई देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें आंसर दे सकते हैं ZNS, ठीक है बच्चों। चलिए पार्ट सी का क्वेश्चन जो है आपका, पार्ट सी यहाँ से ख़त्म होता है बच्चों। हम पार्ट सी के क्वेश्चन हमको बहुत ही अच्छे लगे थे, इसलिए हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब ये जो पार्ट डी दे रखा है बच्चों, ये इसके आंसर्स बड़े होंगे, इसलिए पार्ट डी हम आपको अब सॉल्व नहीं कराएंगे। आंसर्स देखो बच्चों बड़े होने वाले हैं, हम ये चाहते नहीं हैं कि आपका कुछ रह जाए। तो मुझे अगर ऐसा लगेगा कि पार्ट डी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं बच्चों, तो हम आपको क्वेश्चन बैंक से पार्ट डी को हम आपको करवा देंगे। बाकी बच्चों आप इतने ज़्यादा पैनिक मत होइएगा, नहीं मैम हमको तो पूरा ही सॉल्व चाहिए, पूरा ही सॉल्व चाहिए। हमें लगेगा पार्ट डी में से क्वेश्चन आने लायक हैं तो हम आपको पार्ट डी जरूर सॉल्व कराएंगे। बाकी क्वेश्चन बैंक को आप पार्ट सी तक बच्चों सॉल्व कर लीजिए, यहाँ के क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है बच्चों। ऑल दी बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए। हम आपके लिए क्वेश्चन का ऐसा वीडियो लाने वाले हैं जिसके अंदर ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन होंगे। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो उन 1 लाइनर क्वेश्चंस को जरूर पढ़ ले। तो हम आपके लिए ऐसा एक वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं जिसके अंदर आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ओनली 1 लाइन के, जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बच्चों, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अपनी पढ़ाई के लिए अच्छे से बने रहिएगा। धन्यवाद। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।